हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आयोडीन टाइट्रेशन के बारे में। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया है कि आयोडीन टाइट्रेशन के अंदर हम दो तरीके के टाइट्रेशन को मेनली पढ़ते हैं। पहला हो जाता है हमारा आयोडीमेट्री। ठीक है, यहाँ से आयोडी से डी आई से आप याद रखेंगे कि ये डायरेक्ट मेथड है। यहाँ पर हम डायरेक्ट आयोडीन को एनालाइज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा हो जाता है आपका आयोडोमेट्री। ठीक है, यहाँ पर इवॉल्व्ड आपकी जो आयोडीन है हम उसकी बात करते हैं। ओके, तो एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे। वैसे तो अगर हम देखें तो हमने जो बात करी थी कि आइडेटोमेट्री भी एक हम बोल रहे थे, तो आइडेटोमेट्री की बात करें अगर, तो वो भी हमारा वहाँ पर भी आयोडीन का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, आइडेटोमेट्री जो कि आपके सिलेबस में टाइट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयोडेट के नाम से दिया हुआ है। ओके, तो ऐसा करते हैं, इसको एक एक करके हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि तीनों में डिफरेंस क्या है और किस में हम किस तरह के एनालाइट को एनालाइज कर रहे हैं। आयोडीन क्या है? एक बहुत ही माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के बाद भी इसको हम बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं रिडॉक्स टाइट्रेशन में, जस्ट बिकॉज ऑफ कि इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बड़े शार्प हमें मिलते हैं और एंड पॉइंट हमें डिटेक्ट करने में बहुत ईजी होते हैं। ठीक है, तो अगर आप आयोडीन सोल्यूशन की बात करें सिंपली, तो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। कुछ इस तरह का आपका आयोडीन सोल्यूशन बनता है। ये देखिए, आपको पेल येलो कलर आपको दिखाई दे रहा है। ओके, और इसमें बहुत 0.05 मोलर आयोडीन सोल्यूशन ही एक अच्छा पेल येलो कलर दे देता है। अगर हम इससे ज़्यादा कंसनट्रेटेड बनाते हैं तो वो और डार्क कलर होता चला जाता है। तो आई होप आप लोग ने आयोडीन सोल्यूशंस देखे होंगे, जो कि हम लोग मेडिकल में भी यूज़ करते हैं। कई बार वुंड क्लीनिंग के लिए भी आयोडीन सोल्यूशंस का यूज़ होता है। तो इस तरह का होता है, और इनको बनाने के लिए हम एक स्पेशल टाइप के फ्लास्क का यूज़ करते हैं। इसको बोलते हैं हम आयोडीन फ्लास्क। ठीक है, देखिए इसमें कैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसमें स्टॉपर भी है साथ में। आपने कॉनिकल फ्लास्क देखी, नीचे कॉनिकल फ्लास्क जैसा है, ऊपर आपका स्टॉपर है। ये एक्चुअली क्या होता है, आयोडीन बहुत जल्दी वॉलेटाइल हो जाता है, उड़ने लग जाता है, आपको दिखेगा आराम से उसकी फ्यूम्स वॉलेटाइल होने की वजह से। तो हमें इस तरह का सिस्टम यूज़ करना पड़ेगा टाइट्रेशन में कि हमारा लॉस ऑफ एनालेट ना हो। ठीक है, इसके लिए हम ये आयोडीन फ्लास्क का यूज़ करते हैं। तो अब हमने कहा कि हम बात कर रहे हैं आयोडीमेट्री की। ठीक है, आयोडीन सोल्यूशन तो हम बना ही रहे हैं, सब चीज़ें हैं, आयोडीन फ्लास्क का यूज़ करेंगे, सब है। तो हम लेकिन बात यहाँ पर सिर्फ किसकी कर रहे हैं? आयोडीमेट्री, यानी कि हम यहाँ पर डायरेक्ट आयोडीन का यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो अगर हम कहें कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यानी कि ये किसी को क्या कर रहा होगा? ऑक्सीडाइज कर रहा होगा। और जो हमारे एनालेट होंगे इस केस में, वो खुद क्या होंगे? रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, यानी कि वो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं तो वो आयोडीन को रिड्यूस कर रहे होंगे। ठीक है, खुद ऑक्सीडाइज होगी। तो अगर हम इसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल रहे हैं तो जो दूसरा वाला है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो हम इसके लिए बोल सकते हैं the determination of reducing agents by direct titration with standard iodine solution is called iodimetry। मतलब हमने क्या किया? रिड्यूसिंग एजेंट को हम डिटरमाइन करने वाले हैं, यानी हमारे एनालेट्स कौन है? यहाँ पर कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम बात करें तो
आर्सेनाइट, सॉरी, आर्सेनाइट हो गया, सल्फाइड, थायोसल्फेट एक्सेट्रा। तो इस तरह के रिड्यूसिंग एजेंट, ये तो आप देखिए एनालेट हैं, ठीक है, इनको हम एनालेट भी बोलेंगे। ये एनालेट है हमारे। अब बात आती है, आयोडीन अगर ऑक्सीडाइज कर रहा है किसी को तो वो खुद रिड्यूस हो रहा होगा, तो इसके लिए एक जर्नल से हम एक रिएक्शन देखते हैं, छोटी सी रिडक्शन कैसे हो रहा है ये देखेंगे आयोडीन में। तो इलेक्ट्रॉन्स आ गए आपके, और ये इसका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन देख रहे हो, इसका मतलब आपका यहाँ पर क्या हो गया है, आयोडीन का रिडक्शन हो गया है, ठीक है। तो आपने एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसे यूज किया, जिसका खुद क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो जिसको आप एनालाइज कर रहे हो, जैसे कि जो भी आप एनालाइज कर रहे हो वो क्या होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। तो ये रिडक्शन करा कौन रहा होगा, ये एनालेट, जो भी एनालेट आपने लिए हैं जो कि खुद क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, यानी इनका ऑक्सीडेशन होगा और आयोडीन का यहाँ पर रिडक्शन होगा। इस चीज को दिमाग में रखेंगे तो हम इजीली इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। अब होता क्या है, प्रॉब्लम आती है, कुछ कंडीशंस हैं जिसमें हमें आइडियोमेट्री डिटर्मिनेशन करना होता है, क्योंकि देखिए आयोडीन के साथ जब हम डील करते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आयोडीन के साथ आती है कि इसकी जो वाटर सॉल्युबिलिटी है, सॉरी, वाटर सॉल्युबिलिटी बहुत ही पुअर है। तो हमें करना क्या पड़ता है, हम इस आयोडीन को के के साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिक्स करके देन हम वाटर में से डिसॉल्व करते हैं। तो उससे होता क्या है, पहली चीज़ तो ये होती है कि उसकी वॉलेटिलिटी कम हो जाती है, यानी जो मैं अभी आपको बता रही थी कि आयोडीन जो होता है वॉलेटाइल नेचर का होता है। पहली चीज़ इसकी वॉलेटिलिटी कम हो जाती है, उड़ना कम हो जाता है इसका। और दूसरी चीज़ ये होती है कि इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब कि आप सोल्यूशन बना सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए जो हमारी रिएक्शन है, सिंपली क्योंकि के आई पोटेशियम आयोडाइड से हमें आई मिल जाता है, तो हम इसे शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं कि I2 हमें मिल गया प्लस आयोडीन, ये हमें एक मिल जाता है आयोडाइड से, ठीक है। तो हमें ट्राई आयोडाइड मिलता है। तो ये जो हमारा सिस्टम है, वाटर, के आई और प्लस आयोडीन, ये जो हमारा सिस्टम है ये ट्राई आयोडाइड सोल्यूशन बनाता है, ठीक है। तो ट्राई आयोडाइड आयन बनता है इसमें और ट्राई आयोडाइड सोल्यूशन होता है। और इसका कमर्शियली एक नाम है ग्लूजोल्स आयोडीन, ठीक है। तो इसको आप कमर्शियली अवेलेबल होता है, बॉटल्स होती हैं इसकी, ग्लूजोल्स आयोडीन के नाम से इजीली मिल जाता है। और वो इसका जो कॉम्पोजिशन होता है वो यही होता है, ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड के साथ ट्राई आयोडेट आयन इसमें बनता है, जिसकी हेल्प से हम फर्दर अपनी एनालिसिस करते हैं, ठीक है, इस ट्राई आयोडाइड की हेल्प से। दूसरी एक कंडीशन इसमें हम देखने को मिलती है, जैसे मैंने भी बोला कि वॉलेटाइल है आयोडीन आपका, तो हमें ये जो पूरा रिएक्शन है ये हमें कोल्ड कंडीशन में करानी पड़ती है, ठीक है। ऐसे ही इसीलिए, और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो जो हमारे आयोडीन का जो सेंसिटिविटी है स्टार्च के साथ में, जैसे हम स्टार्च एज अ एंड पॉइंट डिटेक्ट करने के लिए इंडिकेटर की तरह यूज़ कर रहे हैं, तो जो हम हाई टेम्परेचर्स पे देखेंगे कि स्टार्च के साथ जो उसकी सेंसिटिविटी है वो थोड़ी कम हो जाती है, मतलब अच्छा आपको एंड पॉइंट नहीं मिलेगा। इसीलिए इस रिएक्शन को हमें जनरली लो टेम्परेचर्स पे, कोल्ड कंडीशंस पे करवाएंगे तो हमें ज़्यादा प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट एक कंडीशन इसमें हमें देखने को मिलती है कि जो आइडोमेट्री टाइट्रेशन होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सोल्यूशन में नहीं परफॉर्म किए जाते हैं आइडली, क्योंकि ये हाइपो आयोडाइड आयन बना लेते हैं, ठीक है।
तो एक मान लीजिए अगर आपके पास NaOH है, स्ट्रॉन्ग एल्कली बस आयोडीन अगर हम ये यूज़ करते हैं स्ट्रॉन्ग एल्कली, तो यहाँ पर हमारे पास NaOI प्लस NaI प्लस H2। अब ये जो आपका बना रिएजेंट वो बहुत ही ज़्यादा हाइपो जो आयोडाइड बना, हाइपो आयोडाइड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो कि प्रैक्टिकली इसका जो इससे प्रैक्टिकल कर पाना पॉसिबल नहीं है। अगर हमें करना है तो हमें इस रिएक्शन में जो एक्स्ट्रा एचाइन बन रहा है उसको रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो सब करने से अच्छा है कि हम क्या करते हैं, इसको डिस्करेज ही करते हैं, इसका अल्कलाइन मीडियम में टाइट्रेशन करना। ठीक है, तो एक पॉइंट ये हो गया कंडीशंस का। दूसरी एक आपको कंडीशन देखने को मिलेगी कि आयोडीन का जब भी हम सोल्यूशन बनाते हैं उसको हमेशा डार्क प्लेसेस पे रखते हैं, क्योंकि जो लाइट होती है वो साइड रिएक्शन उसमें स्टार्ट कर देती है, जिसमें H नेगेटिव आयंस जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं वापस से I2 में। ठीक है, बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। तो आपने कई बार देखा होगा जब आयोडीन सोल्यूशन की बॉटल्स होती हैं वो आप देखोगे एम्बर्ड कलर की होती हैं। ठीक है, एम्बर्ड कलर की, ब्राउन कलर की बॉटल्स आपको देखने को मिलती हैं कई बार। तो ऐसे ही हम उसको हम डार्क में ही रखते हैं। ठीक है, कि लाइट्स उस पर ना पड़े, जिससे कि एटमॉस्फेयर ऑफ ऑक्सीजन की वजह से उसमें रिएक्शन ना हो जाए। तो ये तो हमने बात कर ली इसके कॉन्सेप्ट के बारे में। अब हम देखेंगे कि कैसे हम इस टाइट्रेशन को परफॉर्म कर रहे हैं और कैसे रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ, ये जो हमारे एनालेट्स हैं, मतलब जिनको हमें एनालाइज करना है इन रिड्यूसिंग एजेंट्स को, जो कि आर्सेनिक, सल्फाइड, थायोसल्फेट कुछ भी हो सकते हैं, कैसे इनके साथ ये रिएक्शंस दे रहे हैं। और ठीक है, तो नेक्स्ट हम यही देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपको पता है जब हम टाइट्रेशन करते हैं तो इसमें एक चीज़ हमारी क्या होती है, नोन होती है। ठीक है, तो हम यहाँ आईडीमेट्री टाइट्रेशन में जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन ले रहे हैं वो किसका ले रहे हैं, स्टैंडर्ड सोल्यूशन किसका लेंगे हम, ऑफ आयोडीन। क्योंकि डेफिनेटली जो हमारे एनालेट है वो कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट्स है, तो हमारा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है खुद, उसको हम खुद ही एज अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन ले रहे हैं। तो हम प्रिपेयर करेंगे स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ आयोडीन। तो इसको बनाने के लिए मेनली हमें क्या चाहिए, आपने आयोडीन सोल्यूशन सॉरी आयोडीन लेंगे आप, मॉलिक्यूलर वेट आयोडीन का कितना है, अराउंड 126.90। ठीक है, तो इसको हमें अगर 0.1 मोलर बनाना है तो सिंपली क्या कर लेंगे हम, 12.6 ग्राम अराउंड हम वे करेंगे। ठीक है, और हमें इसमें साथ में देखो उसको बनाने का थोड़ा सा तरीका हम डिफरेंट रखेंगे, क्योंकि हमें इसमें क्या ऐड करना है, KI। ठीक है, तो KI पोटेशियम आयोडाइड के साथ ऐड करना है। तो इसके लिए हम लगभग 4 ग्राम KI हम इसमें ले लेंगे और इसको पहले हम 100 ml वाटर में डिज़ोल्व कर लेंगे। तो सबसे पहला जो सोल्यूशन हमारा बनेगा, इसको फिर से एक बार लिख लेते हैं। आई होप मुझे 0.1 मोलर आपको के लिए कैलकुलेशंस नहीं बतानी पड़ेंगी इसके लिए। तो हम स्टेप्स वो लेते हैं जो हमें डायरेक्टली करना है। तो 4 ग्राम हम सबसे पहले क्या ले लेंगे, पोटेशियम आयोडाइड ले लेंगे और उसे 100 ml वाटर में आप डिज़ोल्व कर लोगे। ठीक है, सॉरी 4 ग्राम नहीं, इसको 40 ग्राम लीजिए क्योंकि हम 1000 ml बनाने वाले हैं। फिर उसके बाद आपने इसको कम्प्लीटली डिज़ोल्व कर लिया तो पोटेशियम आयोडाइड का आपके पास सोल्यूशन बन गया है। देन इस सोल्यूशन में 100 ml आपने डिज़ोल्व कर रखा है, उसको आपने अपने आपके पास आयोडीन का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होगा, उसमें आप उसको ऐड करोगे 1000 ml के में,
और इस सोल्यूशन में आपको ऐड करना है देन 12.6 ग्राम्स ऑफ एलिमेंटल आयोडीन। ठीक है, ये आप ऐड करेंगे, देन उसको डिसॉल्व करेंगे और उसका वॉल्यूम मेकअप कर देंगे अप टू 1000 ml। ठीक है, तो आपकी ये रहेगी। इसमें आप क्या करेंगे, कुछ ड्रॉप्स ऑफ इसी स्टेप में, यहाँ पर जहाँ आपने इसमें ऐड किया है, यहाँ पर कुछ ड्रॉप ऑफ HCl की भी इसमें हम ऐड करेंगे, क्योंकि हमें सोल्यूशन को एसिडिक बना के रखना है। ठीक है, जिससे कि मैंने आपको बताया भी था कि इससे इसका जो एकदम आप कह रहे थे ना, ऑक्सीडेशन सॉरी रिड्यूस नहीं होगा एकदम से आयोडीन, एनवायरमेंटल ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये आपका स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ आयोडीन बन गया। अब नेक्स्ट चीज आती है आपके पास एनालेट कौन सा है। कोई सा भी एनालेट हो सकता है। यहाँ पर हमने जो लिखे हुए हैं एनालेट्स अपने, आर्सेनाइड, सल्फाइड, थायोसल्फेट, तो अभी हम क्या करते हैं, थायोसल्फेट को ही एज अ एनालेट ले लेते हैं। अभी एज अ स्टैंडर्ड भी लेंगे इसे हम। नेक्स्ट वाला जो हमारा आइडोमेट्री आएगा उसके उसमें हम एज अ स्टैंडर्ड भी लेंगे, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा। अभी फिलहाल हम इसे एज अ एनालेट ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड क्या है, आयोडीन। तो डायरेक्ट आयोडीन जो है उसको हम यूज कर रहे हैं एनालेट को डिटेक्ट करने के लिए इस केस में। ठीक है, तो हमने एनालेट का सोल्यूशन बना लेना है। तो एनालेट का सोल्यूशन बनाने के लिए हमारे पास सिंपली जो भी आपके पास सैंपल प्रेजेंट है, उस सैंपल को हम अब हम ये एनालेट है तो हम ये नहीं कह सकते ना कि कितना हमारे पास ऑलरेडी कितने ग्राम हमें लेना है और क्या है। तो सैंपल जो आपका प्रेजेंट है उसको आप वाटर में डिसॉल्व कर लेंगे। ठीक है, वाटर में डिसॉल्व कर लेंगे। तो और इसमें क्या हम ऐड करते हैं, फर्दर हम रिएक्शंस को स्टॉप करने के लिए कि अननेसेसरी रिएक्शंस ना हो, इसमें हम 0.2 ग्राम सोडियम कार्बोनेट ऐड कर देते हैं। और वाटर जो हमारा होता है, जो हमने यूज़ किया है, वो कार्बन डाइऑक्साइड फ्री वाटर हम लेंगे, ऐसी कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब हमारा हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हमें टाइट्रेशन परफॉर्म करना है। और पता क्या करना है, ये जो हमारा एनालेट है इसको हम क्या कर लेंगे, अब ब्यूरिट में लेंगे। दैट इज, अब हम सोडियम थायोसल्फेट को ही ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ हमारा जो आयोडीन फ्लास्क है, कॉनिकल फ्लास्क, जैसा मैंने आपको दिखाया भी था, आयोडीन कॉनिकल फ्लास्क में हमने सिंपल स्टैंडर्ड नोन अमाउंट ऑफ आयोडीन ले लिया है, प्लस आपने इसमें क्या डाला है, इंडिकेटर। ठीक है, अब ये इंडिकेटर आप एज अ स्टार्च ले सकते हो। तो जैसे ही आपके पास आयोडीन है और आपने इंडिकेटर एज अ स्टार्च लिया है, तो इसका मतलब इनिशियली बिफोर स्टार्टिंग दी टाइट्रेशन, तो इनिशियली जो इसका कलर होगा वो ब्लू होगा। ठीक है, और जैसे जैसे ये आयोडीन इसमें से कंज्यूम हो जाएगा, किसके थ्रू, ये आपका सोडियम थायोसल्फेट है जो, उसके थ्रू जैसे जैसे ये आयोडीन यूटिलाइज हो जाएगा, तो यहाँ से आयोडीन ख़त्म हो रहा है, तो इन जो आपका स्टार्च है उसमें जो आयोडीन था उससे उसको अलग हो रहा है वो, तो वापस से ये एंड पॉइंट पर आपको कलरलेस सोल्यूशन मिलेगा। ओके, तो इस तरह से इसमें एंड पॉइंट हम डिटेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर स्टार्च की जगह आयोडीन एंड पॉइंट हम डिटेक्ट करने के लिए स्टार्च की जगह सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट भी लेते हैं, ये ज़्यादा शार्प एंड पॉइंट देता है। तो इस तरह से हमने इसका टाइट्रेशन परफॉर्म किया। अब इसमें एक दो हम रिएक्शन इन्वॉल्व देख लेते हैं कि किस तरह से यहाँ पर रिएक्शन इन्वॉल्व हुई। तो सबसे पहले कि हम अगर बात करें कि कैसे हमारा जो हमने आयोडीन सोल्यूशन बनाया, ठीक है, तो आयोडीन सोल्यूशन में जो हमारा I2 था, सबसे पहले सॉरी,
ये जो आपका KI है, हमने वाटर में KI डिजोल्व किया ना, पोटेशियम आयोडाइड, तो हुआ क्या कि जो KI था वो डिसोसिएट हुआ K प्लस I नेगेटिव में। उसके बाद आपने क्या किया, उसमें आयोडीन ऐड किया है, और ये जो आयोडाइड आपका आयन बना है I नेगेटिव, वो आपका यहाँ पर आ जाता है। और हमने ऊपर भी बताया था आपको कि यहाँ पर क्या बन गया है, ट्राई आयोडाइड आयन बन गया है। ठीक है, ट्राई आयोडाइड, सॉरी मैंने यहाँ पर माइनस नहीं लिखा है, ट्राई आयोडाइड आयन बन जाएगा। तो हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। ओके, अब ट्राइड आयोड, यहाँ पर हम जो टाइट्रेशन कर रहे हैं, इस ट्राई आयोडाइड आयन की टाइट्रेशन कर रहे हैं, करेक्ट। अब हम बात करते हैं कि कैसे आपका ये जो एनालेट है ये रिएक्शन दे रहा है आपके आयोडीन के साथ में। तो होता क्या है, आइडियली तो हम देखिए इस रिएक्शन को हम दो तरह से शो कर देते हैं। पहले हम सिंपली देख लेते हैं जो हमें समझ में आएगा। हम नेगेटिव आयन को करके भी कर सकते हैं दिखा के, लेकिन हम आयोडीन को दिखा के करेंगे जिससे कि हम ज़्यादा इजीली इसको अंडरस्टैंड कर पाए। तो ये आपका जो सोडियम थायोसल्फेट है उसमें से आपने थायोसल्फाइड आयन निकाल लिया है, जो कि रिएक्ट करने वाला है अपने आयोडीन से, जो आपने फ्लास्क में ले रखा है। उसके बाद क्या होगा, रिएक्ट करने के बाद ये बना लेगा S4O6 2 माइनस प्लस 2I नेगेटिव। ठीक है, तो यही रीज़न है लास्ट में जब आपकी ये रिएक्शन हो रही है, जिस समय आपने टाइट्रेशन करा दिया, ठीक है, इस रिएक्शन की वजह से क्या हो रहा है, आपका जो आयोडाइड आयन रिलीज हो रहा है वो फर्दर, देखिए ये जो आयन है ये स्टार्च के साथ रिएक्ट नहीं करता है, इसीलिए कोई आपको ब्लू कलर इसमें नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर देखिए आप इस चीज़ से कंफ्यूज हो सकते हो कि रिएक्शन तो हो गई लेकिन सिस्टम में आयोडीन तो अभी भी बचा हुआ है ना, क्योंकि ये क्या था, ट्राई आयोडेट आयन था। तो ट्राई आयोडेट आयन था तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ट्राई आयोडेट आयन था, उसके तो क्या हुआ, जो बचा हुआ आयोडेट आयन था वो भी तो अभी भी रिएक्शन में है, लेकिन हमें पता है कि स्टार्च के साथ जो ब्लू कलर देता है वो आयोडीन होता है। ठीक है, आयोडीन प्लस स्टार्च ही ब्लू कलर इम्पार्ट करता है, इसलिए एंड पॉइंट पर ये कलरलेस होता है, क्योंकि इस आयोडाइड आयन के साथ ये कोई रिएक्शन नहीं देता, तो इसको कलरलेस होता है। तो एंड पॉइंट पर हमें कलरलेस रिजल्ट्स मिलते हैं। तो इस टाइट्रेशन से हमें ये समझ में आता है कि जो हमारा एनालेट है वो इस टाइट्रेशन में, आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन में एनालेट जो होगा वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डायरेक्टली हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं आयोडीन को, तो आयोडीन को हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं इसलिए आईडीमेट्री है। और उससे हम क्या डिटेक्ट कर पाएंगे, एनालेट के अंदर कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट्स जो प्रेजेंट होंगे वो डिटेक्ट कर पाएंगे। और रिड्यूसिंग एजेंट में आप कोई भी सोल्यूशन ले सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट का। इसका एक एग्जाम्पल है, अगर हमें एस्कॉर्बिक एसिड का एसे करना होता है, ठीक है, तो इसका ये एप्लीकेशन है, एसे ऑफ स्कॉर्बिक एसिड। ओके, तो अगर हम इसका जैसे आप कहते हो ना फैक्टर बनाते हैं, तो फैक्टर बनाना चाहें तो अगर आप फैक्टर कैलकुलेट करना चाहोगे तो आप कर भी लोगे, क्योंकि 1 मोल ऑफ आयोडीन will be equivalent to 1 मोल ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड आएगा अगर आप रिएक्शन लिखते हैं तो आप फैक्टर इजीली कैलकुलेट कर लोगे। आई होप मुझे अब बार बार इसको नहीं बताना पड़ेगा कैसे कैलकुलेट करते हैं फैक्टर। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप पिछली वीडियोस देखिए, आपको फैक्टर कैलकुलेट करना इजीली आ जाएगा। ठीक है, तो 1 ml ऑफ 0.05 मोलर
आयोडीन जो होगा वो इक्विवेलेंट होगा आपका 0.008806 ग्राम्स ऑफ स्कॉर्बिक एसिड C6H8O6 लिख लेते हैं इसे इसके। ओके, तो आप इस टाइट्रेशन की हेल्प से, आईडी मेट्रिक की हेल्प से डायरेक्ट ऐसे एनालेट्स को का ऐसे कर सकते हैं या स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हैं जो कि खुद रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। जैसे कि एग्जांपल है स्कॉर्बिक एसिड, एनाल्जीन एक एग्जांपल है, ठीक है, एसे ऑफ एनाल्जीन, ये भी लिख लीजिए। दो चीज़ें आप याद रखिए कि किस किस का एसे हम कर सकते हैं। एसे ऑफ एनाल्जीन, ठीक है, ये भी एक अच्छा आईडी मेट्रिक एनालिसिस का एग्जांपल है, एप्लीकेशन है कि हम इन दो ड्रग्स का ऐसे कर सकते हैं इससे। ठीक है, तो ड्रग का ऐसे एनालिट्स कोई भी हो सकते हैं। देखिए, तो आप स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आईडी मेट्री। ठीक है, तो ये हमारा जो टॉपिक था, इसमें हमने आईडी मेट्रिक टाइट्रेशन को कवर किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन कवर करेंगे। ठीक है, तो इसमें मैं अभी भी फिर से एक चीज़ रिपीट करूंगी लास्ट में भी, इसमें आप आईडी मेट्रिक टाइट्रेशन में रिड्यूसिंग एजेंट्स को डिटरमाइन करते हो। ठीक है, अब वो रिड्यूसिंग एजेंट का चाहे आपको ऐसे करना हो, चाहे उसका स्टैंडर्डाइजेशन करना हो। ओके, तो ये चीज़ हम याद रखेंगे इस वाली के लिए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय।